जब भी मध्य बिंदु की बात बोले इस भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो आधा आधा हो जाएगा। यानी कि अगला जो होगा मेरा क्षेत्रफल वो क्या होगा 1/2 गुना इसका आधा कितना होगा 2 सेमी, और इसका आधा कितना होगा 1.5 सेमी हो जाएगा। 15/10 यानी 5 तिया 15, 5 दूनी 10 यानी 3/2 सेमी स्क्वायर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का पार्ट 3 लेकर आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। पिछला पार्ट में हम लोग पार्ट 2 में जो पढ़े थे वो थे भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार है और उनसे संबंधित जो भी त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। यदि इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स वो है कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो जो प्रकार होते हैं त्रिभुज के कोण के आधार पर उनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसके परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, आज मैं ये सारी बातें बताने जा रहा हूं। तो वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहिए, तभी आप आज के टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, पार्ट 1 में ही इंट्रोडक्शन जब क्लास हुआ तो उसमें बता दिए थे कि भुजा त्रिभुज का जो प्रकार है वो भुजा के आधार पर भी होता है और कोण के आधार पर भी अलग अलग होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार कौन कौन है वो देखिए। पहले कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन है वो देखिए। सबसे पहला जो है उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, अगर ये डिफिनेशन हमसे पूछा जाता है तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात कहने का मतलब समकोण हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कैसे होता है, इस प्रकार का कोई त्रिभुज हम बना लेते हैं। आप इस त्रिभुज को देखिए, इसमें ये जो 2 भुजाएं हैं ए बी और बी सी, सॉरी यहाँ पे ए होगा, ए बी और बी सी जो है वो एक दूसरे पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो जो समकोण त्रिभुज होते हैं उसका एक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, अर्थात एक समकोण होता है। इसलिए ऐसे त्रिभुज को हम लोग नाम क्या देंगे, समकोण त्रिभुज देंगे। दूसरा जो त्रिभुज है उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी त्रिभुज का जो कोण होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आप समबाहु त्रिभुज को ले सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो कितना होता है 90 डिग्री से कम होता है, 60-60 डिग्री का होता है। या फिर कोई भी कोण ले सकते हैं जिसका वैल्यू क्या होना, सॉरी कोई भी त्रिभुज को ले सकते हैं जिसमें कोण का जो मान होना चाहिए वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा जो त्रिभुज है उससे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्टस एंगल्ड ट्राइंगल। अधिक कोण त्रिभुज किस त्रिभुज को कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना देते हैं, देखिए एक कोण 120 डिग्री का है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आज हम लोग इसी त्रिभुज तीनों त्रिभुज के बारे में जानेंगे, किसका क्षेत्रफल, परिमाप
कैसे निकालते हैं। तो तीनों त्रिभुज के बाद फिर से हम बताते हैं। समकोण त्रिभुज का किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम का हो उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, जैसे कि 120 डिग्री देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, तो अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और उसका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात जो है समकोण त्रिभुज के बारे में वो याद रखना है आपको कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम इसी पर दिया गया था समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज अभी हम आपको बताया कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री का है तो समकोण की सम्मुख भुजा, इसके सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसलिए एच से डिनोट करते हैं। इस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करते हैं। इस भुजा को हम लोग कहते हैं बेस और इसे आधार है बेस, इसको बी से डिनोट करते हैं। यानी त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं जिसमें समकोण के सामने की भुजा यानी समकोण के सम्मुख भुजा जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये लंब है और ये आधार है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर जो है क्या होगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह थ्योरी किसने दिया था, तो पाइथागोरस ने दिया था। तो यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है आपका h है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप में इस त्रिभुज की अगर कोई 2 भुजाएं ज्ञात है तो आप तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला से कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सिर्फ एच का वैल्यू चाहिए हमको तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको लंब का वैल्यू चाहिए, आप देखिए इसको इधर माइनस कर दीजिए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और हमको आधार अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम पी लिख दिए, यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर होगा। तो फ्रेंड्स इस 3 फार्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भुजा को भी ज्ञात कर सकते हैं। जब कोई 2 भुजा में पता रही, जैसे मान लीजिए लंब और आधार पता है तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण और लंब पता है तो आधार निकाल सकते हैं, और कर्ण और आधार पता है तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे फ्रेंड्स में देखिए हमको लंब पता है अर्थात ऊंचाई पता है और आधार भी पता है, क्योंकि लंब जब है तो किस आधार पर तो खड़ा रहेगा, तो आधार तो रहेगा ही। तो क्या है कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये इसका क्या होता है, आप इसके जगह पर लंब भी लिख सकते हैं। तो 1/2 गुना, अगर इसमें देखा जाए तो 1/2 गुना आधार क्या है b और लंब क्या है p है। तो इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। दूसरी बात देखिए, अगर इसका परिमाप पूछता है या परिमिति पूछता है तो आपको हम फर्स्ट क्लास में बताए थे, सेकेंड क्लास में बताया तो किसी भी आकृति का परिमाप या परिमिति का मतलब होता है कि उस आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, यानी उस आकृति में जितने भुजा हैं उस भुजा की जो भी लंबाई सभी को आप जोड़ दीजिए तो वहाँ से आप क्या ज्ञात कर लेंगे, तो उस आकृति का परिमाप या परिमिति ज्ञात कर लेंगे। तो परिमाप बराबर क्या हम लिखेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख देते हैं। अब इस सब का वैल्यू अगर पता है, जैसे पी प्लस बी प्लस एच, तो इन तीनों का योगफल जो है वो त्रिभुज ए बी सी का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी त्रिभुज का अगर उस सवाल में अगर कोई सवाल ऐसा दिया रहता है जिसमें आपको त्रिभुज नहीं लिखा था कि वह एक समकोण त्रिभुज है,
फिर भी अगर आपको इसी फार्मूला से उसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो यह जो फार्मूला है, यह जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम लोग पाइथागोरस त्रिक भी कहते हैं। पाइथागोरस त्रिक यानी कोई भी 3 वैल्यू अगर दिया हुआ है, उस 3 वैल्यू अगर वो 3 मान जो है अगर इस पर आधारित है तो हम कहेंगे वह पाइथागोरस त्रिक पर आधारित है। और अगर वह पाइथागोरस त्रिक पर आधारित है तो आप उसे इससे निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से, कि समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आइए हम कुछ सवाल अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर इस फार्मूला को लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके लिख लें। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। सवाल देखिए आपके सामने कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी के हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसमें हम फार्मूला बताए थे हीरोन का सूत्र। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे हीरोन का सूत्र भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने आप पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पहले चेक करेंगे। अभी आपको मैंने क्या बताया कि अगर किसी में नाम नहीं दिया रहता है तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे। अगर वह पाइथागोरस त्रिक पर आधारित है तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उस फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो फिर हीरोन का सूत्र तो है, लेकिन हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में समय अधिक लगेगा क्योंकि वो लंबा फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो 3 सेमी दिया हुआ है, 4 सेमी दिया हुआ और 5 सेमी दिया हुआ है। हम देखते हैं इस पर पाइथागोरस त्रिक लगा के, तो हम पहले इसी को चेक करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 16 9 25 बराबर 25। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इन दो भुजाओं का योगफल जो है वो इन भुजा के वर्ग के बराबर, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर आया। मतलब यह तीनों मान जो है वो पाइथागोरस त्रिक पर आधारित है। अगर यह तीनों मान पाइथागोरस त्रिक पर आधारित है तो इस स्थिति में ये क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया ना, और ये हो गया लंब और आधार, इसमें से जिसको आप जो ले सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार। तो हम 3 सेमी गुना 4 सेमी लिखिए या फिर 4 सेमी गुना 3 सेमी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़, दोनों एक ही होगा। तो हमने ऐसा लिख दिया। तो 2 दूनी 4 कट गया तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 सेमी स्क्वायर, मतलब 6 वर्ग सेमी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहली बात आप चेक कर लेंगे कि वह पाइथागोरस त्रिक पर है क्या। अगर पाइथागोरस त्रिक पर है तब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है उससे लगाकर आप उसे निकाल सकते हैं। अगर नहीं इस पर पाइथागोरस त्रिक पर नहीं रहता है तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है यानी कि हीरोन सूत्र, आप उसकी सहायता से हल कर सकते हैं। आइए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेमी तक, कर्ण 10 सेमी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे निकालेंगे? सो देखिए आधार बोल रहा है कितना है 6 सेमी और कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण दे रखा है कितना, कर्ण दिया आपका 10 सेमी। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना लंब होता है। अब देखिए यहाँ पे P भी चाहिए हमको, लेकिन P नहीं पता है, लेकिन P निकालने का फॉर्मूला भी आपको जस्ट हम बताया था। P बराबर क्या लिखते हैं, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब h का मान कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो हो गया 100 माइनस 36, यानी कितना बचा 64, और 64 का क्या होता है रूट 8 होता है। यानी आपका जो लंब है वो कितना आ गया, 8 आ गया। तो 1/2 इंटू आधार है कितना 6 सेमी और लंब आपका है 8 सेमी, तो कटा दीजिए 2 तिया 6, 8 तिया कितना गया 24 सेमी स्क्वायर, या फिर क्या लिखेंगे आप 24 वर्ग सेमी। हम आपको पहले ही बताए थे फ्रेंड्स, अगर समकोण त्रिभुज में कोई 3 में से कोई 2 भुजा दिया रहे तब उस तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। कहता किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेमी है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वो सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया हुआ एक त्रिभुज का कितना 30 वर्ग सेमी और परिमाप भी दे रखा है कितना, तो दे रखा है 30 सेमी दिया हुआ है परिमाप, और कहता सबसे बड़ी भुजा है 13 सेमी। अब देखिए
किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर सबसे बड़ी भुजा की बात करें, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं गया कि ये समकोण त्रिभुज है, ऐसा हम मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो है सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। इसका मतलब जो कर्ण का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 30 सेमी 13 सेमी दिया हुआ है। और परिमाप क्या है? 30 सेमी है। तो हमको पता है परिमाप बराबर क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई का योग बराबर क्या होता है? परिमाप होता है। तो दो भुजाओं का योग कितना निकल जाएगा? तीसरी भुजा इतना है तो दो भुजाओं का योग कितना निकलेगा? तो दो भुजाओं का योग कैसे निकालिएगा? दो भुजाओं का योग निकलेगा 30 माइनस 13। 30 माइनस 13 करेंगे, आ गया 17। यानी दो भुजाओं का योग जो है 17 है। आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तभी आप नहीं तो लंबा प्रोसेस आप चले जाएंगे। क्या सोचना पड़ेगा कि 17 का दो ठो ऐसा योगफल खोजें जिसका वर्गों का योग करने पर इसका क्या वर्ग आए। तो इसका अगर दो ठो योगफल खोजना चाहेंगे, सीधा है 12 + 5। 12 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, जो कि 13 के वर्ग के बराबर है। यानी 17 में से दो भुजाएं कौन हो गया? एक 12 हो गया और एक 5 हो गया। हमसे पूछा जा रहा है क्या? तो हमसे पूछा था उसकी सबसे छोटी भुजा कौन सी है। तो बड़ी भुजा कौन थी? 12, और सबसे बड़ी ये है, उससे बड़ी है 12, सॉरी उससे छोटी है 12, और सबसे छोटी कौन है? 5 है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 सेमी। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर इसको क्यों लिखा गया है कि 30 वर्ग सेमी? ये इसलिए लिखा गया कि आपने जो यहाँ पे किया ये बात भी मिलना चाहिए। देखिए ये बड़ी भुजा कर्ण है, ये लंब या आधार कुछ भी हो सकता है। तो हम क्षेत्रफल भी निकाल के देख लेते हैं कि जो हमने किया ये सही है या नहीं। तो 12 गुना 5 लिखते हैं तो 2 छक 12, 6 पंचे कितना? 30 आ गया। यानी क्षेत्रफल भी इससे प्राप्त हो रहा है 30 वर्ग सेमी, और परिमाप भी आ रहा है 17 + 13 कितना? 30 सेमी आ रहा है। तो सबसे छोटी भुजा मेरा कौन सा हो जाएगा? 5 सेमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स छोटी भुजा को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल ये था, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सेमी में क्या होगा? ये देखिएगा। तो क्या होगा वो देखिए। हाँ, फिर से यहाँ पे देखिए 3 सेमी लिखा है और 4 सेमी लिखा है और 5 सेमी लिख रहा है। इसको अगर हम देखते हैं पाइथागोरस त्रिक पर करके तो 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 ना 25 और 5 का 25। मतलब ये तीनों भुजाएं जो है वो किस त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है? तो ये हो सकती है किसकी? समकोण त्रिभुज की। एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे बना दिए तो कोई भी इनमें से आप ये 3 सेमी ले लीजिए, ये 4 सेमी ले लीजिए, और ये बड़ी भुजा तो ये कर्ण हो जाएगा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा। इससे जो त्रिभुज बनता है उसके बारे में बोला नहीं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो जब भी मध्य बिंदु की बात बोली इस भुजा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो आधा आधा हो जाएगा, यानी कि अगला जो होगा मेरा क्षेत्रफल वो क्या होगा? 1/2 गुना इसका आधा कितना होगा? 2 सेमी, और इसका आधा कितना होगा? 1.5 सेमी हो जाएगा। ये 2 से क्या हो गया? 2 एकम 2 कट गया, तो आपका बचेगा कितना? सिर्फ 1.5 सेमी स्क्वायर। और इसको आप क्या लिखेंगे? 15/10, यानी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3/2 सेमी स्क्वायर, यानी वर्ग सेमी आ गया क्या? तो इस त्रिभुज के मध्य इस त्रिभुज की भुजा जो है उसके मध्य बिंदु से मिलाने में त्रिभुज जो बनता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 3/2 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। आज से क्लास का एक आखिरी सवाल लेते हैं। कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल क्षेत्रफल के शेष भाग के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है? इस तरह जब भी सवाल पूछेगा फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हमेशा याद रखिएगा 1.3 होता है। शेष का अगर पूछे तो, अगर पूछता है कि मूल क्षेत्रफल और बाद के क्षेत्रफल का अंतर बताइए तो होगा 1:3 होगा किसका? जब बोलेगा जो यहाँ सवाल में कहा जा रहा है। सवाल देखिए आपके सामने पढ़ लीजिए। पहले सवाल में कहा क्या रहा कि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल क्षेत्रफल के शेष भाग के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है? तो जब अनुपात इसका पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? 1:3 होगा, 1:3 होगा। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि सिर्फ ये पूछा जाता है कि नए
मध्य बिंदु से मिलान क्षेत्रफल और नए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा उसका अनुपात, तो उसका अनुपात क्या होगा 1:4 होगा, यानी 1:4 हो जाएगा। कैसे होता थोड़ा हम करके आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है जो हम यहाँ बनाए, यही वाला है मध्य बिंदु को मिलाने वाली, इसकी भुजा x है और ये क्या y है, ये y है मानते हैं। तो पहला अगर है ये फर्स्ट में इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा 1/2 गुना x गुना y, तो यानी क्या हो गया xy/2। और दूसरी बात कहता है मध्य बिंदु है, इसका मतलब x/2 इंटू y/2 होगा और इसको 1/2 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना होगा 1/2 इंटू xy/4 हो जाएगा। ये 1/2 ये 2 कैंसिल हो गया, अनुपात निकालना है तो xy क्या 4 लिखेंगे। इसका आपसे पूछ रहा, सॉरी नए क्षेत्रफल का पूछा था xy/4 और y क्या है xy से कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/4 बचा 1:4, यानी एक अनुपात 4 आया। तो जब भी शेष भाग का आपको पूछेगा तो आप इसमें एक माइनस कर दीजिए और लिख दीजिए क्या 1:3 लिख दीजिए, 1:3 लिख दीजिए। तो इस तरह का सवाल को ज़्यादा बनाना नहीं पड़ेगा आपको, जब भी सवाल रहे तो आप शेष भाग का पूछे 1:3 और अगर सिर्फ उसका दोनों का क्षेत्रफल पूछता है तो 1:4 होगा, आप लगा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वो यही था। आप सोच रहे हैं फ्रेंड्स दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं मैंने बताया। तो देखिए जो एक्यूट एंगल होता है वो समबाहु त्रिभुज हो सकता है और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल उससे आप निकाल सकते हैं। और जो अधिकोण त्रिभुज है उस त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी तो वो समबाहु त्रिभुज की तरह काम करेगा। और विसमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए जो प्रॉब्लम मैंने बताया था पार्ट 2 में, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यून कोण और अधिकोण त्रिभुज का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सब बता चुके हैं कब हमने, तो पार्ट 2 में जब हम बता रहे थे भुजाधार त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तब देख लीजिएगा। आई होप आपका आज का क्लास आपने पूरा देखा होगा और आप समझ भी गए हैं, लेकिन कहीं पर कोई दिक्कतें हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज का क्लास कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।